नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो मसालों से शुरू हुआ और संप्रभुता पर आकर खत्म हुआ। जरा सोचिए, एक तरफ है 1498 का वो दौर जब यूरोपीय जहाज मसालों की खोज में भारत आए, और दूसरी तरफ है 1947 का वो लम्हा जब भारत का तिरंगा लहराया। इन दो तस्वीरों के बीच लगभग 450 साल का एक लंबा, एक असाधारण सफर है, और इसी सफर को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक कंपनी जो आई तो सिर्फ मसाले खरीदने थी, एक पूरे के पूरे साम्राज्य पर राज करने लगी? और फिर उससे भी बड़ा सवाल, इतने ताकतवर साम्राज्य को आखिर उखाड़ फेंका कैसे गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, व्यापार से शासन तक का सफर। कहानी की शुरुआत होती है यूरोपीय व्यापारियों के आने से, जिनका मकसद तो सिर्फ व्यापार था, पर इरादे शायद कुछ और ही थे। देखिए, उस जमाने में भारत का धन और यहाँ के मसाले पूरे दुनिया की ताकतों को अपनी ओर खींच रहे थे। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, फिर उनके पीछे पीछे डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भी आ पहुंचे। इन सब का मकसद तो एक ही था, व्यापार। लेकिन इनमें से एक कंपनी ऐसी थी जिसकी नज़र सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि बहुत आगे तक थी, और वो कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1600 में जब ये बनी तो इसका काम बस व्यापार करना था, लेकिन यहाँ आकर इसने देखा कि भारतीय रजवाड़े आपस में ही लड़ रहे हैं। बस इसी फूट का फायदा उठाकर इसने धीरे धीरे राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते ये व्यापारियों की कंपनी एक राज करने वाली ताकत बन गई। इस पूरे बदलाव में ना दो लड़ाइयों का बहुत बड़ा हाथ था। पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई। इससे कंपनी को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया, लेकिन असली गेम चेंजर थी 1764 की बक्सर की लड़ाई। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल का टैक्स यानी दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गया। अब सोचिए, उनके पास सिर्फ सेना नहीं थी बल्कि भारत का ही पैसा था। अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, बल्कि उनकी चालाक नीतियां थीं। दो बड़ी खतरनाक चालें थीं। पहली थी सहायक संधि। राजा को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता था। मतलब अपनी ही कैद का खर्चा खुद दो। और दूसरी थी व्यपगत का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 1857 का महाविद्रोह। देखिए, कंपनी का कब्जा और शोषण बढ़ता ही जा रहा था। जाहिर है, जमीन के नीचे एक लावा खौल रहा था, और फिर एक दिन वो लावा ऐसा फूटा कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1857 का ये जो गुस्सा था, ये कोई एक दिन में नहीं भड़का, कई सालों से सुलग रहा था। राजा महाराजा अपनी रियासतें छीनने से नाराज थे। आम लोगों में ये डर फैल गया था कि अंग्रेज जबरदस्ती उनका धर्म बदल देंगे। इस सुलगती आग में घी का काम किया उन नई राइफल की गोलियों ने। अफवाह उड़ी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। और ये विद्रोह सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं थी। देखते ही देखते ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हर जगह लोग उठ खड़े हुए। बहादुर शाह जफर से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक कई बड़े चेहरों ने इस लड़ाई में कमान संभाली। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर सीधा कंट्रोल लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार का था, और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, एक राष्ट्र का जागरण। 1857 की आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी राख से एक नई चेतना ने जन्म लिया, और ये चेतना थी राष्ट्रवाद की। ये जो नई सोच जागी, इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। एक तरफ था प्रिंटिंग प्रेस,
जो अखबारों और किताबों के जरिए आज़ादी के विचार घर घर तक पहुंचा रहा था, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी शिक्षा। इसने भारतीयों को आज़ादी और लोकतंत्र जैसे मॉडर्न आइडिया से तो मिलवाया, पर साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर दिया। अगर ये अधिकार इतने अच्छे हैं तो ये हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? बस इसी नई सोच का नतीजा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना। ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार पूरे देश के पढ़े लिखे लोग एक साथ एक मंच पर आए। मकसद था अपनी बात, अपनी मांगे एक आवाज में अंग्रेजों तक पहुंचाना। यहीं से भारत में संगठित राजनीति की शुरुआत हुई। अब आता है चौथा भाग, स्वतंत्रता के कई रास्ते। अब तक आंदोलन में तेजी आ चुकी थी। मंजिल तो सबकी एक थी, आज़ादी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग थे। बड़ा सवाल ये था कि आज़ादी हासिल कैसे की जाए। शुरू में कांग्रेस का तरीका काफी नरम था। उन्हें लगता था कि अर्जियों और याचिकाओं से बात बन जाएगी। इन्हें नरम दल कहा गया। लेकिन 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया तो माहौल एकदम बदल गया। अब एक नई पीढ़ी सामने आई, गरम दल। इनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। और गरम दल की इसी सोच को, इसी भावना को एक लाइन में समेट दिया बाल गंगाधर तिलक ने। उनका वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश का संकल्प बन गया। और फिर भारतीय राजनीति में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उन्होंने लड़ाई का एक ऐसा तरीका सामने रखा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सत्याग्रह, मतलब सच और बिना हिंसा के जुल्म का सामना करना। ये एक ऐसा जबरदस्त हथियार था जिसने पहली बार लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया। गांधी जी के आने के बाद तो जैसे जन आंदोलनों की एक लहर सी आ गई। 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ और उसके जवाब में 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। फिर आया 1930 का साल, डांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसने सही मायनों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। आज़ादी की ये लड़ाई ना कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ स्वराज पार्टी जैसे लोग सरकारी काउंसिलों के अंदर घुसकर सरकार का विरोध कर रहे थे। और इनके साथ साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी भी थे जो हथियारों के दम पर आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर, स्वतंत्रता और विभाजन। ये वो मोड़ है जहां आज़ादी की सुबह तो हुई, लेकिन उसके साथ बंटवारे की एक काली रात भी आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसने पावर ट्रांसफर का एक खाका तैयार किया। फिर जून 1947 में आई माउंटबैटन योजना, जिसने भारत के बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया। और आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ब्रिटिश राज के खात्मे पर कानूनी मोहर लगा दी। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। 450 साल का लंबा सफर अपनी मंजिल पर तो पहुंचा। ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। इस उपमहाद्वीप का बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथ में मिले बंटवारे के गहरे जख्म। ये पूरा 450 साल का लंबा पेचीदा सफर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि किसी भी राष्ट्र को बनाने की, उसकी आज़ादी की असली कीमत क्या होती है।